मेरा नाम है मनजीत ठाकुर और आज मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल ने यहूदियों को मारने वाले आइकमैन को कैसे पकड़ा था। हिटलर के अलावा यूरोप के यहूदियों को मारने का जितना जुनून लेफ्टिनेंट कर्नल अडोल्फ आइकमैन में था उतना किसी में भी नहीं। दूसरे महायुद्ध के खत्म होने के बाद कई साल तक अर्जेंटीना में छिपे रहने के बाद आइकमैन को एक डच विलियम सेशन को एक इंटरव्यू दिया था और उसने ये अफसोस जताया था कि वो यूरोप के 1,30,00,000 यहूदियों को खत्म नहीं कर पाया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद आइकमैन किसी तरह अर्जेंटीना भागने में कामयाब रहा। 1957 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को अपने जर्मन सूत्रों से यह खबर लगी कि आइकमैन पिछले कई वर्षों से अर्जेंटीना में नाम बदलकर रह रहा है। सारे सबूतों की पुष्टि के बाद मोसाद के निदेशक इसर हैरल ने प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियों के निवास स्थान पर जाकर उन्हें बताया कि उन्होंने आइकमैन को अर्जेंटीना में खोज लिया है। गुरियों ने कहा, हमें वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। फिर एक पल सोचने के बाद उन्होंने मोसाद के निदेशक को कहा कि बेहतर ये होगा कि तुम उसे जिंदा पकड़ो, हमारे नौजवानों के लिए ये बहुत जरूरी है। इस मिशन का कमांडर बनाया गया रफी एतान को। 1960 का वो अप्रैल का महीना था जब मोसाद के 4 जासूसों की एडवांस टीम अलग अलग दिशाओं से अर्जेंटीना में घुसी। उन्होंने ब्यूनस आयर्स में एक घर किराए पर लिया जिसे कोड नेम कासिल नाम दिया गया। इस बीच इसर को पता चला कि 20 मई को अर्जेंटीना अपनी आजादी की 150वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। तो ये तय हुआ कि इजराइल भी शिक्षा मंत्री अब्बा इबान के अगुवाई में अपना एक प्रतिनिधि मंडल अर्जेंटीना भेजेगा और इसको ले जाने के लिए इजरायली एयरलाइंस अलाई ने खास विमान विस्परिंग जायंट उपलब्ध कराया था। शिक्षा मंत्री इवान को इस बात की हवा भी नहीं लगने दी गई कि इस दरिया दली का मुख्य मकसद ऑपरेशन आइकमैन है। तय हुआ कि 11 मई को एलाई की फ्लाइट नंबर 601 अर्जेंटीना के लिए उड़ान भरेगी। विमान के चालक दल को बहुत सावधानी से चुना गया। पायलट जुई तोहार से कहा गया कि वो अपने साथ एक मैकेनिक भी ले जाएं कि अगर उन्हें अर्जेंटीना के लैंड क्रू की मदद के बगैर अचानक उड़ान भरनी पड़े तो उन्हें कोई मुश्किल दरपेश न हो। अब योजना ये बनी कि 10 मई को आइकमैन को उनके घर के पास से उठा लिया जाएगा। 11 मई को इजरायली विमान वहां पहुंचेगा और 12 मई को वे लोग वापस इजराइल के लिए चल देंगे। लेकिन आखिरी समय में ये योजना खटाई में पड़ गई। तय ये हुआ था कि अर्जेंटीना के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेहमानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल विभाग ने इजरायली प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि उन्हें अपना आना 19 मई तक टालना होगा। मोसाद के कारनामों पर अपनी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद में माइकल बार जुहार और निशम मिशाल लिखते हैं कि इसर हैरल के लिए इसका मतलब था या तो आइकमैन के किडनैप को 19 मई तक टाला जाए या फिर पहले से तय योजना के अनुसार उनको 10 मई को ही उठा लिया जाए और उन्हें 9 या 10 दिनों तक कहीं छिपा कर रखा जाए। ये बहुत बड़ा जोखिम था और इस बात का डर था कि कहीं आइकमैन के परिवार की मांग पर उनकी तलाश न शुरू कर दी जाए। लेकिन इसके बावजूद इसर ने पहले से तय योजना के अनुसार ही बढ़ना तय किया। अभियान को सिर्फ एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया। तय हुआ कि आइकमैन को 11 मई को शाम 7:40 पर उसके घर के पास से उठा लिया जाएगा। आइकमैन हर शाम 7:40 पर बस नंबर 203 से घर लौटते थे और थोड़ी दूर पैदल चलकर अपने घर तक पहुंचते थे। योजना बनी कि इस ऑपरेशन में 2 कारें हिस्सा लेंगी। एक कार में आइकमैन को उठाने वाले एजेंट मौजूद रहेंगे, दूसरी कार उनकी सुरक्षा के लिए होगी। 11 मई की शाम 7:35 पर 2 कारें बस स्टॉप के आसपास पार्क कर दी गईं। पहली कार काले रंग की शेवरले थी। 2 एजेंट बाहर निकलकर ये दिखाने लगे कि जैसे उनकी कार खराब हो गई हो। जुई आहारोनी ड्राइविंग सीट पर बैठे थे और चौथा एजेंट कार के अंदर ही सिकुड़कर उस जगह पर नजर रखे हुए था जहां से आइकमैन को चलते हुए आना था। दूसरी काले रंग की ब्यूक कार को थोड़ी दूर पर सड़क के दूसरे छोर पर खड़ा किया गया था। 2 एजेंट कार के बाहर खड़े थे। तीसरा व्यक्ति ड्राइवर सीट पर था। उसका काम था जैसे ही आइकमैन आते दिखाई दें वो कार की हेडलाइट जलाकर उसकी आंखों को चौंधिया दे। माइकल बार ने अपनी किताब में लिखा है कि 7:40 पर बस नंबर 203 रुकी तो उसमें से आइकमैन नहीं निकले।
7:50 तक एक के बाद एक 2 बसें आई, लेकिन आइकमैन का कहीं पता नहीं था। एजेंटों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। क्या आइकमैन ने अचानक अपनी आदतें बदल ली थी या उनको इस योजना की भनक लग गई थी? ईशर ने टीम को पहले ही ब्रीफ कर दिया था कि अगर आइकमैन 8 बजे तक नहीं पहुंचता है तो मिशन को वहीं पर छोड़ दिया जाए और वो लोग वापस लौट जाएं। लेकिन रफी एहतान ने तय किया वो 8 नहीं 8:30 बजे तक इंतजार करेंगे। 8:05 पर एक और बस आकर रुकी। पहले तो उन्हें बस से कोई भी उतरता नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूसरी कार पर बैठे अबरूम शालों को एक परछाई से दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी कार की हेडलाइट ऑन कर आते हुए व्यक्ति को लगभग अंधा कर दिया। तभी शेवरले कार पर सवार एक एजेंट जुई मॉल्किन ने चिल्लाकर स्पेनिश में कहा, मोमेंटितो सेन्यो, 1 मिनट महाशय। आइकमैन ने अपनी जेब में हाथ डालकर फ्लैश लाइट खोजने की कोशिश की। जुई मालकिन को लगा कि आइकमैन शायद अपनी पिस्टल निकाल रहा है, इसलिए उसे पीछे से पकड़ने और कार तक लाने की बजाय मालकिन ने उसे एक गड्ढे में धक्का दे दिया और उसके ऊपर चढ़ बैठे। आइकमैन चिल्लाया, लेकिन वहां पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जुई अहरोनी ने आइकमैन से जर्मन में कहा, अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा। उन लोगों ने आइकमैन को उठाकर पिछले सीट के फर्श पर लिटा दिया। कार आगे बढ़ी और उसके पीछे दूसरी कार भी चलने लगी। चलती कार में ही एजेंटों ने आइकमैन के हाथ पर बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इस बीच एहतान उन निशानों को खोजने लगे जिससे कोई शक न रहे कि उन्होंने जिस शख्स को पकड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि आइकमैन ही है। उनकी बांह के नीचे गुदे SS के टैटू को तुरंत पहचान लिया गया। अब उनके सामने समस्या थी उसके पेट में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के निशान को खोजने की, जिसका कि SS की फाइलों में वर्णन किया गया था। ये देखने के लिए एहतान ने आइकमैन की बेल्ट खोली और उसकी पैंट में अपना हाथ घुसा दिया। जैसे ही उन्हें वो निशान दिखाई दिया वो हिब्रू में चिल्लाए, जेहू, जिसका मतलब था ये वही है, ये वही है। 8:55 पर 2 कारें मोसाद के जासूसों के ठिकाने के ड्राइव पर रुकी। आइकमैन को घर के अंदर लाया गया। जब एजेंटों ने उसके कपड़े उतारने शुरू किए तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने जर्मन में आइकमैन से अपना मुंह खोलने के लिए कहा। आइकमैन ने वैसा ही किया। वो देखना चाहते थे कि कहीं आइकमैन ने अपने मुंह में जहरीला कैप्सूल तो नहीं छिपा रखा है। तभी जर्मन में एक आवाज गूंजी, तुम्हारे जूते और टोपी की साइज, जन्मतिथि, पिता का नाम, मां का नाम। आइकमैन ने रोबोट की तरह सभी सवालों के जवाब दिए। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे नाजी पार्टी के कार्ड का नंबर क्या है और SS का नंबर भी बताओ। आइकमैन ने जवाब दिया 45326, माफ कीजिएगा 45326 और 63752। उनका आखिरी सवाल था तुम्हारा नाम। आइकमैन ने जवाब दिया रिकॉर्डो क्लेमेंट। मोसाद के एजेंट ने फिर पूछा तुम्हारा नाम। आइकमैन ने कांपते हुए जवाब दिया ओटो हेनिंगर। एजेंट ने तीसरी बार फिर पूछा तुम्हारा नाम। इस बार उनका जवाब था अडल्फ आइकमैन। इजरायली आइकमैन को रिजर्व नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद उसकी हजामत बनाई। वो उनको 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जब वो टॉयलेट भी जाते थे तो मोसाद का एक एजेंट उनके साथ होता था। अगले 10 दिन इजरायली जासूसों की जिंदगी के सबसे लंबे 10 दिन थे। वो विदेश में अपने कैदी के साथ छिपे हुए थे। उनकी एक गलती से पुलिस का छापा पड़ सकता था और एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बखेड़ा खड़ा हो सकता था। 18 मई 1960 को दिन के 11 बजे तेल अवीव के लूद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक इजरायली विमान ने उड़ान भरी। अगले दिन यानी 19 मई को दोपहर बाद विमान ने ब्यूनस आयर्स हवाई अड्डे पर लैंड किया। 2 घंटे बाद इसर ने पायलट जुई तोहार से बात कर 20 मई की आधी रात को विमान के टेक ऑफ करने का समय तय किया। 20 मई की रात 9 बजे आइशमैन को नहला धुलाकर इजरायली एयरलाइंस LI की वर्दी पहनाई गई। उनकी जेब में जिब जिक्रोनी के नाम से एक झूठा परिचय पत्र रखा गया। माइकल बार जोहार और निसिम मिशाल ने लिखा है, डॉक्टर ने आइशमैन को ऐसा इंजेक्शन लगाया जिससे उसे नींद तो नहीं आई, लेकिन उसे धुंधला दिखाई देने लगा। वो सुन, देख और यहाँ तक कि चल सकता था, लेकिन बातचीत नहीं कर सकता था। आइकमैन को कार की पिछली सीट पर बिठाया गया। उसी समय ब्यूनस आयर्स के एक मशहूर होटल से 2 और कारें रवाना हुई, जिसमें इजरायली एयरलाइंस के असली विमानकर्मी बैठे हुए थे। रात 11 बजे सभी कारों ने एक साथ हवाई अड्डे में प्रवेश किया।
जैसे ही कार बैरियर पर पहुंची, विमानदल के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, हाय एलाई। हाँ, गार्ड्स उसे पहचानते थे। उन्होंने कार के अंदर झांक कर देखा, सभी इजरायली एयरलाइंस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। आइसमैन को कई विमान कर्मियों ने घेर रखा था। 2 लोगों ने उसे पकड़ा और उसके हाथ अपने कंधे में लटकाते हुए विमान के ऊपर ले आए। आइकमैन को फर्स्ट क्लास की विंडो सीट पर बिठाया गया। 11:15 पर इजरायली विमान ने तेल अवीव के लिए टेक ऑफ किया। 22 मई 1960 की सुबह विमान ने तेल अवीव के लूद हवाई अड्डे पर लैंड किया। 9:50 पर मोसाद के निदेशक एसेर हेरल यरूशलेम में प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियों के दफ्तर पहुंचे। उनके सचिव इत्जाक निवोन उन्हें सीधे प्रधानमंत्री के कमरे में ले गए। आश्चर्यचकित बेन गुरियों ने उनसे पूछा, तुम कब पहुंचे? एसेर ने जवाब दिया, 2 घंटे पहले। आइसमैन हमारी गिरफ्त में है। गुरियों ने पूछा, कहाँ है वो? एसेर का जवाब था, यहाँ इजराइल में ही। अगर आप इजाजत दें तो उसे तुरंत पुलिस के हवाले किया जाए। 4 बजे शाम इजरायली संसद नेसेट में डेविड बेन गुरियों ने खड़े होकर एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया। मुझे नेसेट को बताना है कि इजराइल के सुरक्षा बलों ने सबसे बड़े नाजी अपराधियों में से एक 60 लाख यूरोपीय यहूदियों के मौत के जिम्मेदार अडोल्फ आइकमैन को पकड़ लिया है। वो इस समय इजराइल में एक जेल में है। जल्द ही उन पर इजरायली कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। जैसे ही डेविड बेन गुरियों ने यह शब्द कहे, इजरायली संसद ताली की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। 15 दिसंबर 1961 को आइकमैन को फांसी की सजा सुनाई गई और 31 मई 1962 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। आइकमैन के आखिरी शब्द थे, हम दोबारा मिलेंगे। मैं ईश्वर में विश्वास करते हुए जिया। मैंने युद्ध के कानूनों का पालन किया और अपने झंडे के प्रति हमेशा वफादार रहा। इजराइल के इतिहास में यह पहली और आखिरी फांसी थी।